नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शशांक सिंह। हम जानते हैं कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो लोगों की लापरवाहियों का भी है, लेकिन कई बार प्रशासन लोगों को सतर्क करने में, उन्हें आगाह करने में सारी जो मर्यादाएं हैं वो तोड़ देता है। यहाँ पर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिसकर्मियों ने एक युवक की पिटाई इसलिए कर दी क्योंकि उसने मास्क ठीक से नहीं पहना था। बताया जा रहा है कि फिरोज गांधी नगर का रहने वाला युवक ऑटो चालक है। वो अपने पिता को टिफिन देने अस्पताल जा रहा था और उसके बाद जब पुलिस वालों ने देखा कि उसने मास्क ठीक से नहीं पहना है तो इस तरह बीच सड़क पर बुरी तरह उसे पीटा गया है। अब ये ऑटो चालक अपने पिता को टिफिन देने के लिए जा रहा था। उसके चेहरे पर आपको बता दें कि जो खुद ऑटो चालक ने बताया है कि चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, हालांकि मास्क उसका नाक से थोड़ा नीचे था। इस पर दो पुलिसकर्मियों ने उसे रोका और उससे मारपीट शुरू कर दी। जब मारपीट का ये वीडियो और किस तरीके से मारपीट हुई है ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मारपीट का जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए दोनों कर्मचारियों को एसपी ऑफिस में लाइन हाजिर कर दिया। बताया यह जा रहा है कि उसको लेकर थाने ले जाने की बात हुई। जब वो उस पर बोला कि थाने चलिए तो फिर इस तरीके की उसके साथ ये मारपीट की गई। सवाल यही है कि आखिर मास्क न लगाने पर इस तरीके का व्यवहार क्या किया जा सकता है, पुलिस के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। आजमगढ़ से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर चलाए जा रहे ड्राइव के दौरान एक बाजार में पुलिस वालों ने एक व्यापारी के साथ जमकर बदसलूकी की। मास्क नहीं पहने होने की वजह से ही उसे घसीटते हुए दुकान से निकाला गया। ये तस्वीरें आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर क्या किया गया। दुकानदार की जोरदार यहाँ पर पिटाई की गई है। जबरदस्ती उसे खींचकर पुलिस की जीप में बैठाकर थाने ले जाते वक्त की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। इस घटना से यहाँ के व्यापारी वर्ग में काफी गुस्सा है। पुलिस वालों के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर आपको नियमों का पालन करवाना है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बेरहमी से पिटाई कहां तक उचित है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने की बड़ी वजह जो है वो चुनाव है, किसान आंदोलन है, शादी समारोह है और कोरोना नियमों की अनदेखी है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को सलाह दी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, सोशल और पब्लिक जमावड़े को कम करने की कोशिश करें, आरटीपीसीआर टेस्ट को पूरे टेस्ट का 70% रखें, यानी 100 में से 70 आरटीपीसीआर टेस्ट हों। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में टीकों की कोई कमी नहीं है, जरूरत के हिसाब से राज्यों को टीका मुहैया करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने उन 11 राज्यों के साथ बैठक की है जहां पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के नए केसेस और मौत में तेजी से बढ़ोतरी हुई। और ये राज्य है दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। और ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक अगर किसी भी सोसाइटी में अब 5 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केसेस होंगे तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे सील कर दिया जाएगा। सोसाइटी में कोई बाहरी शख्स की आवाजाही पर अब पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा दूध, खाना, न्यूज़पेपर सोसाइटी के गेट के बाहर तक ही रखे जाएंगे। नियम का पालन नहीं हुआ तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना है और दूसरी बार अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो ये जुर्माना बढ़कर 20,000 हो जाएगा। जो इमारत सील की गई है वहां पर पुलिस की लगातार निगरानी होगी और संक्रमित शख्स के बाहर घूमने पर एफआईआर भी उसके खिलाफ दर्ज की जाएगी। और महाराष्ट्र में लगातार ये जो पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं उसकी वजह यही है कि लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 55,469 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 297 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पुणे का जिक्र करें, पिछले 24 घंटों में 11,040 केसेस, 34 मौतें। मुंबई में 10,030 केसेस, 31 मौतें। नासिक में 4,350 केसेस, 24 मौतें और नागपुर में 3,753 केसेस और 35 लोगों की
मौत। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मुंबई के लोग दोबारा लॉकडाउन समेत कई तरह की पाबंदियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी रोजी रोटी आखिर चलेगी कैसे, क्योंकि उन्हें एक बार फिर डर सताने लगा है कि अगर पिछले साल की तरह लॉकडाउन लग गया और उनके कामकाज बंद हो गए, उनकी जो फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो आखिर वो जाएंगे कहां, अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। फूल भी नहीं सूखे कि लॉकडाउन आ गया। परसों ही ओपनिंग किया है जिम का और अच्छे से तैयारी में लगे थे महीने 2 महीने से कि अभी चलो करते हैं। अभी ओपनिंग के लिए 2 महीने से तैयारी करते, बनाने में तो मेरे 6 महीने लग गए। अभी आज सुनने में आ रहा है कि आज से जिम बंद करना है। सुबह अभी तो जिम खोला ही, ऐसे बोला कि बंद कर दो। अभी जो क्लाइंट्स हैं जिसने पैसे भर के गए हैं वो आके फ़ोन कर रहे हैं कब से कि क्या करना है। मेरा जो स्टाफ है वो सब परेशान बैठा है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अभी पुलिस ने लाठी के दम पर लॉकडाउन करवाया है। व्यापारी गुस्से में हैं और सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। हमारा इतना ही कहना है, अगर आप दुकान सब टोटल बंद करना बोलेंगे कि हफ्ते के इतने दिन मतलब महीने का इतना दिन आप बंद ही रखो, तो हम खाएंगे क्या, हम करेंगे क्या, हम मेंटेनेंस कैसा भरेंगे। पहले से कमर टूट गई है हमारी, अब टूट चुकी है और हमको अभी ऐसा है कि संडे ऑलरेडी बंद करने को तो हम तैयार है। हमारे सपोर्ट में क्या तैयार करें, बंद बाद आज क्यों बंद, आज क्यों बंद। इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि हमको बताया भी नहीं कि आज सरकार ने कहा। हमारा मार्केट बाजार विभाग में आता है, बाजार विभाग से कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पुलिस वाले आए डायरेक्ट। अभी हम लोग इंस्पेक्टर को पूछने को गए, एचआई को, क्या है, तो बोलते हैं अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस वाले आके डायरेक्ट फोटो निकाल रहे हैं, फाइन पड़ेगा, फाइन पड़ेगा, 5,000 रुपए। हमको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो हमको भी हम लोग खुद कंफ्यूज है कि क्या चालू रखने का, क्या बंद रखने का। बाजार बंद है लेकिन शराब धड़ल्ले से बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के बिक रही है। एक तबका है जिसे लगता है कि शराब की दुकानें आने वाले वक्त में बंद हो सकती है। मुंबई के तहस नहस बाजार में ये भीड़ डराती भी है और दूसरी तरफ व्यापारी कामगारों पर एक दूसरा बड़ा संकट आ चुका है। ये साल में दूसरी बार है। क्या मुंबई शहर ये दूसरा झटका झेल पाएगा? मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कल एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज कर लिया है। अनिल देशमुख को हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इसके लिए सीबीआई की एक टीम कल मुंबई भी पहुंच गई है। दरअसल देशमुख पर लगे आरोपों की प्रारंभिक जांच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों का वक्त दिया है। राज्य के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दरअसल उन पर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया और उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा अनिल देशमुख को गृहमंत्री के पद से। उधर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अब यूपी ले आया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में बांदा जेल में उन्हें पहुंचा दिया गया है। 900 किलोमीटर का सफर तय करके आज सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा लाया गया। पूरे रास्ते में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। जेल आने से 1 घंटे पहले रास्ते में बैरिकेडिंग की गई। जेल में मुख्तार की गाड़ी समेत 4 गाड़ियों को भीतर आने दिया गया, जिससे पहले 4 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार का मेडिकल परीक्षण किया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में अकेले रखा गया है। लगभग 13 साढ़े 13 घंटे में हमने ये सफ़र तय किया है। लगभग 900 किलोमीटर ये पड़ता है। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और लाके हमने सकुशल आपके सामने बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ लाके हमने इनको जेल में दाखिल कर दिया। कोई रूट नहीं किया, पहले से रूट सब फाइनल थे। उसी रूट के अनुसार हम रूट प्लान के अनुसार इनको लेके आए थे। किस तरह का अनुभव है जो रहा आपका? इतना बड़ा सफर था, किस तरह की परेशानियां हुई? क्या इसके पहले भी इस तरह का सफर किया आपने इतनी जल्दी से? कई जगह, कितनी जगह रुका गया आपको? ज्ञान प्रकाश जी, कितनी जगह रुके आप? कितना आराम कर पाए इतने बड़े लंबे सफर में? कोई आराम नहीं हुआ। क्या खाना पीना भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है, कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिल्ली और चंडीगढ़ में अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दूसरी खबर, अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर नक्सलियों के कब्जे में कोबरा कमांडर है इस वक्त। चौथी खबर, रोपड़ से बांदा जेल शिफ्ट हुआ मुख्तार अंसारी। और पांचवी खबर है, 2021 में 12.5% की गति से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, ये कहना है आईएमएफ का। तो इन 5 खबरों में से जिस खबर को आप देखना चाहते हैं, जाएं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर और पोल का हिस्सा बने, हम तक अपनी राय पहुंचाए। उस खबर को हम विस्तार से दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे टेलीविजन चैनल और यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आज 7 अप्रैल है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसे पूरे विश्व में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज के समय में स्वास्थ्य सबके जहन में सबसे पहली चीज है, खासतौर पर तब जब कोरोना वायरस जैसी महामारी लोगों के शारीरिक और मानसिक तौर पर असर डाल रही है। ऐसे में आज का दिन आपके लिए है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उसके हर पहलू पर नजर डालें। अच्छी सेहत एक सुखद भविष्य की कुंजी है। इसी पर जोर देने के लिए दुनिया भर में 7 अप्रैल का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में इस दिन सभी को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पर मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एनडीटीवी डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान ने इसी दिशा में स्वस्थाग्रह की शुरुआत की। इस स्वस्थ भविष्य की ओर एक नायाब कोशिश। इस मुहिम में रोजमर्रा की साफ सफाई रखने से जुड़ी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे हाथ धोते रहना, आसपास साफ सफाई रखना वगैरह। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेहतर बनाना इसका लक्ष्य है। शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण, नींद, व्यायाम, स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। कोरोना महामारी के साथ ये और जरूरी हो गया है कि हम हाथ धोने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे मूल बातों पर सख्ती से अमल करें। इस मुश्किल दौर में ये हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखेगा। आइए आज के दिन हम ये ठान लें कि हम अपने स्वास्थ्य के हर पहलू का प्राथमिकता से ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अहम साबित होगा। स्वस्थ रहना पूरी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।